नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान होने के बाद देश में बवाल मचा हुआ है। बवाल को क्या सियासी दल हवा दे रहे हैं, इस पर आज बीजेपी और कांग्रेस में खुलकर घमासान हुआ। कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार को इस बहाने अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। तो पूरे मामले पर कुल मिलाकर राजनीति इस वक्त तेज हो रही है। पहले ये बयान आप सुनिए, फिर खास मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हर गांव में सुबह 4 बजे उठकर नौजवान भर्ती के लिए ट्रेनिंग करता है, दौड़ लगाता है। सबने देखा, सब जानते हैं, नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है पूरी तरह से। वो राष्ट्र सेवा करने के लिए भर्ती होना चाहते हैं, पूरे अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए, पूरे जीवन भर के लिए। और गलत हो रहा है जो हो रहा है, ये स्कीम वापस लेनी चाहिए। प्रियंका वाड्रा जी को मैं सुन रहा था तथाकथित सत्याग्रह में, और प्रियंका वाड्रा जी ने एक ही विषय रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारा एक ही मकसद है, और मैं युवाओं से अपील करती हूं कि वो एक ही मकसद के साथ काम करे, और वो मकसद है सरकार को गिराना, सरकार को खत्म करना। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है, मकसद सरकार को खत्म। उन्होंने कहा सरकार को खत्म कर देना है। जो काम इनकी पार्टी नहीं कर पा रही है, जनता जनार्दन आज कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है, आज प्रियंका वाड्रा वो अपील कर रही है। ये मकसद है कांग्रेस पार्टी का, सरकार को गिराना। तो प्रदर्शन, लेकिन प्रदर्शन के बीच इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है। तो क्या अग्निपथ के खिलाफ हो रही हिंसा के पीछे राजनीति है? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जो आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाया जा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक एक करके सबसे पहले परिचय मैं आपसे करा दूं, कौन कौन हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं, देख रहे हैं आप। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरबी शर्मा भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे करूंगी, क्योंकि जो युवा सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था, अचानक से इस स्कीम के आ जाने के बाद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, कंफ्यूज थे, असमंजस में थे या गुस्से में थे, जो भी आप कहिए, लेकिन आपकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई सड़कों पर, वो इसीलिए हुई क्योंकि इसके पीछे राजनीति है, इसे राजनीति के तहत भड़काया गया युवाओं को, और इसीलिए ये कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ है। जी, और इसमें तो रामपुर में जिस तरह से एक पार्टी के छात्र विंग के नेता गिरफ्तार हुए, वह तो इसको प्रमाणित करता है। और जिस तरह से आज श्रीमती प्रियंका वाड्रा निकली हैं, और जिस तरह की उन्होंने बातें की, उसको तो आप ही ने बाइट दिखाया। तो लोगों को, जिनको पता है कि जनतांत्रिक मार्ग से जनादेश प्राप्त करने में जो विफल रहे हैं, वो चाहते हैं कि जनता को भड़काकर, भ्रमित कर, किसी तरह से जो है सरकार के विरोध में आक्रोश प्रकट कराया जाए, और उसमें वो हिंसा का सहारा लेते हैं। ये बारंबार दिखाई दिया है, एक बार फिर दिखाई दिया। और अग्निवीरों के संदर्भ में, अग्निपथ योजना के संदर्भ में आज स्वयं जो है सेना के जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी ने सारी चीजें स्पष्टता से लोगों के सामने रखी है, और सेना के अधिकारियों के मन में किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। आज जनरल अनिल पुरी ने स्वयं बताया कि किस तरह से इस योजना पर परामर्श की प्रक्रिया 1989 से चल रही थी। हमारे सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत जी भी इस योजना को लॉन्च करने के पक्षधर थे, और इस योजना के आने से अगर हमारी सेना की प्रोफाइल यंग होती है, तो जिनके युवा नेता 50 साल के होते हैं, उनको पीड़ा होने का क्या कारण है? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये बरगलाया जा रहा है, और हमारे साथ यहाँ विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा बैठे हुए हैं। आलोक जी, ये तो सेना, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसे लेकर आपत्ति हो सकती है, लेकिन इस मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, इतनी बड़ी हिंसा नहीं होना चाहिए। सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि आप लोगों की वजह से ये हालात बने। मैं प्रेम शुक्ला जी का बड़े तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने पंडित नेहरू को दोषी नहीं ठहराया, अभी थोड़े दिन रुक जाइए, फिर पाकिस्तान को दोषी ठहराएंगे, फिर पीएफआई भी बीच में आ जाएगी। यही इनका मोडस ऑपरेंडी जो था वो किसान आंदोलन में था। लाखों विद्यार्थी जो हैं, जो पिछले 3 वर्षों से आर्मी में जाने की जो इंतज़ार कर रहे थे, वो लोग सड़कों पर हैं
और इनको अभी भी कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस ही सूझ रहा है। जब ये हाथरस की घटना हुई तो इन ब्रेकिंग न्यूज़ तमाम चैनलों ने चलाई कि 100 करोड़ रुपया बाहर से आया दंगे भड़काने के लिए। पिछले हफ्ते भी शुक्रवार को एक मंत्री जी आए और पटाखा सा फोड़ के चले गए कि साहब वो पाकिस्तान से इसकी साजिश थी जो ये हुआ था। उसके बाद सब पूरी सरकार गायब हो गई। मुझे लगता है कि इतने संवेदनशील विषय पर इतने हल्के बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। हम पूछना चाहते लेकिन हैं, आपका आप एतराज अगर 2 क्या साल है? से इसके ऊपर ये मैं आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग और जानूंगी। रिसर्च मुझे कर थोड़ी रहे थे देर के लिए यहाँ पर रुकना है, फिर लौटूंगी तो आपसे जानूंगी कि आखिर कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये योजना सेना को खत्म करने का काम करेगी। तो अग्निपथ योजना के विरोध में जो हिंसा हुई, क्या उसके पीछे राजनीति है और ये हिंसा राजनीति से प्रेरित थी? ये सवाल अहम हो जाता है, इसीलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका भी हमारे साथ हैं। स्वागत है मनोज काका जी। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ आलोक शर्मा, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा आलोक शर्मा जी, और मेरे ये सवाल भी आप इसमें जोड़ दीजिएगा कि आपको क्यों लग रहा है प्रियंका गांधी ने कहा कि सेना को खत्म करने का काम कर रही है सरकार, क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय सेना विश्व की सबसे अच्छी सेना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट जब चाइना हमारी भूमि पर घुसकर बैठा हुआ है, क्यों किए जा रहे हैं? हम पहला सवाल पूछते हैं। 1962 के बाद से जीडीपी का डिफेंस के ऊपर सबसे कम बजट दिया गया है परसेंटेज वाइज। आप कह रहे हैं 2 साल से हम यहाँ पर तैयारी कर रहे थे। कौन सी कमेटी बनी थी? पार्लियामेंट की कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी है डिफेंस की, उसको भी नहीं पता है अभी तक। इससे ज़्यादा क्या धोखा होगा कि हम 10 दिन से 8 दिन से, जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफेंस मिनिस्ट्री महोदय ने की है, उसके बाद हम टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये स्कीम ब्लैक एंड व्हाइट पे जनता के सामने नहीं है। फिर भी विपक्ष दोषी है। इतना बड़ा फैसला और अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट पे पॉइंट फॉर्म में जनता के सामने क्यों नहीं? क्या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस की जाती हैं? आपको अगर स्पष्टता के साथ बताना चाहिए था। अभी तक ये नहीं पता रैंकिंग सिस्टम क्या है, और हमारे सूत्र तो ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से उसको अमली जामा भी अभी तक उस सिस्टम को पूरे को नहीं पहनाया गया है कि कौन कौन से बदलाव आते हैं वो सारे करके हम फिर उसके बाद रखेंगे। ये कौन सा तरीका है? इतना बड़ा बदलाव किया आपने और उसका ब्लैक एंड व्हाइट पेपर आप नहीं लेकर आए। कौन सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट था? कौन सी ब्रेनस्टॉर्मिंग थी? कौन सा पायलट प्रोजेक्ट था? कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप? कौन सा न्यू रैंकिंग सिस्टम होगा? कौन सी कमेटी आपने बनाई? किसी सवाल का जवाब नहीं है। 75% लोग आएंगे और उनको फिर आसाम राइफल्स में और वहां पर जॉब मिल जाएगी। अरे पिछले 1 साल में तो आसाम राइफल में मात्र 300 लोगों की भर्ती हुई है। अगर उसमें से 10% को रिजर्वेशन मिलेगा तो 30 लोगों को आउट कितने होंगे? 1 लाख निकलेंगे कितने? 30 का आप झुंझुना दे रहे हैं। आप इस तरह से किस तरह से कब तक ये लोगों को समझाते रहेंगे कि हमें तो रोजगार देना है? एसएससी में 29,000 38,000 वैकेंसी हर साल होती थी, पिछले 4 साल से 18,000 पे हैं। यूपीएससी में एडवर्टीजमेंट सिविल सर्विसेज का 1210 का आया था, जब रिजल्ट आया तो 668 के पास आउट निकाले हैं। तो आप बताइए कौन से आप वैकेंसी देना चाहते हैं? दूसरी चीज, ये पहले इन्होंने किया था सिविल सर्विसेज में, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पे डायरेक्ट आएंगे, अब रेलवीर आएंगे, फिर उसके बाद बैंकवीर आएंगे, फिर न्यायाधीश भी ऐसे ही आएंगे। 2 साल आइए, आरएसएस के फैसले सुनाइए और चले जाइए। हम पूछना चाहते हैं, आप कहते हैं 6 महीने की ट्रेनिंग है, 75% लोग वापस चले जाएंगे, तो ट्रेनिंग तो 2 साल की हो गई। तो ट्रेनिंग का खर्चा कैसे कम हुआ? अगर केवल 25% लोग रिटेन होंगे तो ट्रेनिंग का खर्चा तो 3 गुना बढ़कर चला गया। देखिए, आर्मी होती है नाम नमक और निशान पर चलती है। उसमें अगर आपने फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जोड़ दी कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, उसके बच्चे क्या सेंट्रल स्कूल में पढ़ पाएंगे? क्या उसके बच्चे आर्मी स्कूल में पढ़ पाएंगे? क्या उसको डिफेंस के बेस हॉस्पिटल में इलाज मिल पाएगा? सब खत्म, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और उसके बाद साफ किया है कि जो मिलते हैं सेना के जवानों को वो सारी सुविधाएं इन अग्निवीरों को भी मिलेगी। आप मेरे साथ रहिएगा, रक्षा एक्सपर्ट हमारे साथ ब्रिगेडियर आरबी शर्मा जी भी हैं, मैं उनसे समझ लेती हूँ टेक्नोलॉजी को वो अच्छे से समझा का दर्जा मिलेगा? ठीक है, पहला सवाल, सीधा सवाल मैं पूछ लूंगी आपका सवाल। यहाँ पर प्रेम शुक्ला है, लेकिन पहले आरबी शर्मा से मैं समझ लेती हूँ, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आरबी शर्मा जी, आप तो क्योंकि सेवा दे चुके हैं, आपको क्या लगता है कि इसे लेकर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है सर? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। ये घमासान सारा राजनीतिक घमासान घुसा हुआ है। इसमें सेना के लाभ में किसी पार्टी ने भी कोई बात नहीं की है, और सेना जिस प्रकार के निर्णय करती है उसको हर लेवल पर अच्छी तरह से छानबीन कर ली जाती है, और बगैर इतना बड़ा निर्णय जो सेना के बारे में हुआ है वो बगैर सेना कमांडरों की मंजूरी और देखभाल और जांच के बगैर नहीं हो सकता। और मैं आपको ये बताऊं कि सेना के बारे में, यदि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं,
इनकी लड़ाई चलेगी और किसी न किसी बहाने चलेगी। ये इनको एक बहाना मिला है तो लड़ाई कर रहे हैं। सेना में हथियारों के बारे में, कमांड कंट्रोल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, हथियारों से किस प्रकार की सिखलाई हो इस बारे में, आयु का लेवल क्या हो, अधिकारियों का लेवल क्या हो, जवानों का लेवल क्या हो, इस बारे में हर समय चर्चाएं चलती रहती हैं। और उन चर्चाओं के आधार पर फौज को जवान, युवा और चटक बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। आज की भारतीय सेना की अगर आप एवरेज लें एज की तो वो काफ़ी है। हम चाहते हैं कि इसकी जो एवरेज एज ग्रुप हो, क्योंकि आज की लड़ाई पहाड़ों में है, वो ऊंची पहाड़ियों पर है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वस्थ होने की और चटक होने की आवश्यकता है इतने बड़े काम के लिए, क्योंकि उनकी सरदर्दी इतनी होती है। बहुत लोग बहुत जल्दी ही उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं। इस योजना का लक्ष्य ये है कि एवरेज एज भारतीय सेना के सैनिकों की नीचे की जाए, ताकि वो हर प्रकार की लड़ाई, हर स्थान की लड़ाई में खड़े हो सके। यानी आप भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। सेना का और बहुत से बदलाव हुए हैं। ठीक है, यानी सर आप भी बहुत बदलाव हो रहे हैं, हथियारों की सिखलाई। वही आज सेना के जो तीनों अध्यक्षों ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी सर, मैं आती हूँ आपके पास। आपकी बात कुल मिलाकर ये है सामने जो आ रही है कि रिफॉर्म की जरूरत है। मनोज काका, जब रिफॉर्म की बात आती है तो आखिर इस पर भी, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सेना को हम यंग करने का काम कर रहे हैं, तो फिर राजनीतिक दलों को क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, अगर राजनीतिक दलों ने बात करनी है तो देखिए श्रीन, राजनीतिक दलों को प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सुधार करने से पहले उसके व्यवहारिक पक्ष को जानना बहुत जरूरी है और अपने देश के भी व्यवहारिक पक्ष को जानिए। जिस देश में 4 साल में बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं आते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में यूपीएससी के 5 साल 7 साल से रिजल्ट नहीं आए हैं। देश में कई सारी परीक्षाओं के, अभी आपने देखा होगा कि 1000 किलोमीटर के कुछ नौजवान एसएससी जीडी के 2018 के जो सेलेक्ट हुए हैं जवान, अपने नियुक्ति हेतु 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। जिस देश में 4 साल में लोग कई विश्वविद्यालय स्नातक मनोज काका, मैं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पद पर चाहती हूँ आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। तो सेना में भर्ती की नई स्कीम, जिसको लेकर बवाल और उस बवाल के पीछे की राजनीति, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिर से प्रेम शुक्ला जी आपके पास में आऊंगी, क्योंकि एक आरोप विपक्ष की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि इस पूरी स्कीम को लेकर सेना में जो भर्ती की जा रही है युवाओं की, आप यंग सेना बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके तहत तो युवाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए, आज हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस मामले को बहुत स्पष्टता से बताया। आप कृपा करके मुझे बताइए कि 21 वर्ष की उम्र में कितने लोग जो है वो जॉब पा जाते हैं। 21 वर्ष की उम्र में तो लोग अधिकांश ग्रेजुएशन की उम्र है। 17 से 21 वर्ष की उम्र में अधिकांश लोग 21 साल लगता है आदमी को ग्रेजुएट बनने के लिए। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट बनता है, किसी कंपटीशन के लिए जाता है, तो लगभग 24-25 साल उसकी एवरेज एज होती है। 21 वर्ष जो है उसकी एज होगी। अगर 17 वर्ष की उम्र में अगर वह अग्निवीर बनता है तो 21 वर्ष की उम्र में या तो वो 25% जो है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। शेष जो लोग हैं उनको असम राइफल्स है, सशस्त्र 16 ऐसी इकाइयां हैं जो डिफेंस प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, वहां पर उनके लिए ओपनिंग्स है। उसी तरह की ओपनिंग्स स्टेट पुलिस में ओपनिंग है। और इतनी ओपनिंग्स होने के बाद मुझे लगता है कि उनका भविष्य कहीं से भी जो है अंधकारमय होगा। अंधकार में उनका भविष्य है जो राजनीति में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपने राजनीतिक अंधकार में भविष्य के चक्कर में वो युवाओं को अनावश्यक भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। आप भली बात जानते हैं कि आज ही लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी ने बहुत स्पष्टता से बताया कि कैसे 1989 से इस मामले में जो विमर्श सेना में चल रहा था। के सुब्रमण्यम कमेटी जो 1999 देखिए बीच में चिल्ला रहे हैं, देने का वादा करके बीच में चिल्ला रहे हैं। अंतिम सालों में 10 लाख रोजगार के आगे तो आप भड़का नहीं रहे। उनकी
एक मिनट, चिल्लाने आपके का पास आती सवाल हूँ नहीं मैं। है। शिरीन जी, रुक जाइए मनोज काका, मैं आपके पास आऊंगी, फिर अपनी बात रखिएगा। सवाल है उसका। सुनिए ना, झूठ बोलता आप है। भी सरकार से मैं सवाल प्रेम पूछ रहे हैं ना, तो को पहले बताना उस चाहता हूं जवाब कि को तो देश सुन में लीजिए। 17 साल पर आर्मी भर्तियां होती ठीक है, थी। ठीक है आप मनोज भी काका। जानती होंगी। ठीक है 17 मनोज साल काका। पे सीडीएस की भर्ती होती है, 17 यही साल पे नहीं अभद्र होती आदमी है। को शांत यही तो कराइए। वजह है ना मनोज काका कि फिर ये आरोप आप लोग ऊपर लगते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, हर मुद्दे का इस्तेमाल आप करते हैं राजनीति करके। एक बार सुन लीजिए, फिर आप अपना काउंटर कीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कीजिए। सवालों पे सवाल देखिए, खड़ा इनको करने शांत राजनीति है कराइए। क्या? आप क्या मैं बात इस तरह कर रही हैं, बहस श्री? नहीं कर पाऊंगा, आप- मैं शांति इनसे से बैठ पूछ जाता रहा हूं। मनोज जो काका। व्यक्ति क्योंकि मैं इस तरह लेफ्टिनेंट अभद्रता और पे गुंडागर्दी भर्ती नहीं झेल होगा और सकता। लेफ्टिनेंट से मैं जनरल शांति तक से जाता शांत है, हो जाता लेफ्टिनेंट हूं, के बाद क्योंकि कैप्टन आप इनको बनता चुप है, नहीं करा कैप्टन के पाएंगे बाद लग रहा है। मेजर बनता है, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है, फिर कर्नल बनता है, ब्रिगेडियर बनता है, इसके बाद ठीक है, मनोज मेजर काका। जनरल बनता है, लेफ्टिनेंट जनरल मैं बनता है, आपकी फिर डिबेट जनरल छोड़ रहा हूं। मनोज काका एक तो मिनट क्या सुनिए अफसर एक पहले। दिन में जनरल मुझे तक आपका चला जाता मुझे है? आप एक मिनट जब 4 साल अगर आप में सुनेंगे अफसर नहीं, को सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पर बातें कर, एक मिनट, आप इसे अपने राजनीति का मंच मत बनाइए। मनोज काका, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मुझे मिनट। बात करने का कोई मनोज शौक काका नहीं है। सुनिए पहले, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ उनसे। आप ही अगर सवाल आप ही जवाब देंगे तो फिर मैं बाकियों से कैसे बात करूंगी? धैर्य रखिए थोड़ा, आती हूँ आपके पास। मेरा एक सवाल स्पष्ट सुन लें। एक क्या मिनट। लेफ्टिनेंट से जनरल कोई 4 साल में बन जाएगा? ठीक है, चलिए, आप एक पूछ सवाल। रहे हैं 4 साल में कैसे बनेंगे लेफ्टिनेंट से जनरल। आप जवाब सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला, आवाज आ रही है तो इस पर जवाब दीजिए अपना। हाँ, ताकि मैं सुन सकूं। और सारे प्रेम रैंक का शुक्ला नाम से ये संपर्क बता दें। मेरा नहीं हो पा मुझे रहा नहीं है। लगता कि इनको मैं सारे कोशिश रैंक करूंगी भी ये याद सवाल उन होंगे तक फौज फिर से हम पहुंचाएं, उनसे मुझे नहीं लगता संपर्क कि टूट इनको गया। ये भी पता होगा कि फौज में भर्ती होने के लिए ग्रामीण भारत के नौजवान कितने किलोमीटर, कितने 100 मीटर की दौड़ कितने समय में लगाने होते हैं। फिर बात कर देना और सिर्फ तथ्याचारण कंपन कर देना ही देश चलाना है तो ठीक ही है। चलिए, मैं आपकी बात मान लेती हूँ मनोज काका की बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन लोगों सरकार के इसमें अपना जीवन का फायदा जो देख जरूरी रही है। सवाल है, वो तो पर मुझे विपक्ष ये तो उठाएगा बताइए ही। आप कि सेना के तीनों विंग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई हैं, वो तमाम सवालों के जवाब देकर गई हैं, उस पर कोई ऐतराज, उस पर कोई आपत्ति है तो बताइए, फिर उस पर चर्चा करते हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। हाँ, मुझे आपत्ति है शिरीन जी, मैं बताता हूँ। जी नहीं, point जी wise। नहीं। सिरीन हाँ। आपका बहुत बुनियादी सवाल है कि सेना के तीनों लोगों ने प्रेस करा है। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा स्वतंत्र भारत में कि सेना का भी राजनीतिकरण किया जाता। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, सारी दुनिया जानती है। सेना पर कि सवाल सेना कम एक से कम मत मंत्रालय के उठाइए। तहत चलती आप है। सरकार से इसके सवाल कानून पूछ लीजिए सदन में मनोज बनाए काका, जाते हैं। लेकिन आप प्लीज सेना पर सेना सवाल अपने मत यहाँ उठाइए, कानून नहीं। फिर आप देश सेना की पर सुरक्षा किसी को तरह का कटघरे में कोई खड़ा कर सवाल देते नहीं हैं। ठीक है, नहीं नहीं, सेना उसकी पर इजाजत किसी- मैं आपको सेना नहीं दे पर सकती। कोई मैं सिर्फ सवाल ये नहीं कह है। रही थी, आप किसकी नहीं, बात नहीं, मानेंगे? बिल्कुल नहीं है। आप अपने आरिफ हिसाब से आलोक उसका जी, एक आकलन मिनट न दीजिए करिए। मुझे। सेना पर कोई सवाल नहीं है। सेना पर सवाल समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि वो लोग उठा रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जो ये अग्निवीर आएंगे उनको अपने पार्टी कार्यालय पे चपरासी रखेंगे। वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। कौन कह हम रहे लोग हैं? तो ये उनके कौन कह पक्ष रहा में है? खड़े होने वाले लोग। किसकी बात कर रहे हैं आप? हम लोगों कौन के कह रहा है? परिवारों में स्वयं लोग फौजी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। आपने कैलाश विजयवर्गीय का सवाल नहीं सुना? ठीक है, आपने चलिए, मैं उनके प्रेम बयान शुक्ला नहीं जी सुना? जैसे जुड़ेंगे, जिन- मैं आपका जिन सवाल लोगों पूछ ने लूंगी। इस देश के सरहद के लिए अपने आप को न्यौछावर किया हो, शहीद किया हो, ठीक है। उससे आप कहेंगे कि हमारे दरवाजे पे आप बॉडीगार्ड रहोगे? ठीक है, क्या चलिए, यही भारतीय जनता ये पार्टी सवाल मैं सम्मान पूछूंगी करे? आपका। देश के अब मैं सेना का? आलोक शर्मा ये जी, सवाल आप है, अपना आप एतराज बताइए। बताइए, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब से उसका जवाब ले लूंगी। आप कह रहे थे कि आपका सवाल है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए। सबसे मेरे पहली से चीज तो सबसे पहली चीज देखिए, हाँ। मुझे लगता है सबसे पहली चीज तो दिक्कत यही है कि सरकार का ड्राफ्ट आया नहीं है और सरकार के ड्राफ्ट से पहले सेना के तीनों अध्यक्षों को बैठाकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, उनसे स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं। ये काम सरकार का है, ये काम आर्मी का नहीं है। हमारे यहाँ पर आर्मी सरकार के अधीन काम करती है, सरकार आर्मी के अधीन काम नहीं करती है। बनाना रिपब्लिक नहीं है। दूसरा सवाल हमारा, क्या शहीद का दर्जा मिलेगा? क्योंकि ड्राफ्ट ही नहीं आया। हम और आप तो वैसे ही रोज चर्चाएं करते चले जा रहे हैं। अगर शहीद कोई हो जाता है उसमें तो पैसा सरकार नहीं देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, क्या उसकी पॉलिसी होगी, वो बात का विषय है। जुनून और मोटिवेशन 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग में निकल गए, 6 महीने रिटायरमेंट की एज में निकल गए और उसके बाद 11,71,000 रुपए दे के घर भेज दिया। वो अपनी शादी करवाएगा, अपनी बहन की शादी करेगा, वो करोड़पतियों का बच्चा तो है नहीं। उसके बाद जो लोग बार बार कह रहे हैं पेंशन की जरूरत नहीं है, आरबी शर्मा साहब तो मेरे बड़े वरिष्ठ हैं और फौजी हैं, रिटायर्ड। आरबी शर्मा साहब एक चेक बनाइए, जितना अभी तक पेंशन लिया सारा लौटा दीजिए और आगे कहिए मुझे पेंशन नहीं चाहिए।
आप केवल बातें मत बनाइए, प्रैक्टिकलिटी सोचिए। गांव में अगर 3-4 लड़के गए और 3 रिजेक्ट होकर गांव में आ गए और एक फौज में रह गया, वो 3 गांव में वापस आ पाएंगे शर्म के माध्यम से? दूसरा सवाल मेरा, आप कह रहे हैं सब एसएससी में मिल जाएगा, वहां जॉब मिल जाएंगी, वहां जॉब मिल जाएंगी, क्या वहां पेंशन नहीं देंगे क्या आप उनको? क्या वहां पर डायरेक्ट उनकी एंट्री हो जाएगी क्या वो 24 साल का 23 साल का जब बाहर आएगा फिर वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेगा उन एग्जाम के लिए? क्योंकि आज तो कहीं पर भी एंट्रेंस एग्जाम के अलावा तो है नहीं। आपने कहा डिफेंस मिनिस्ट्री में 10% रिजर्वेशन है, एसएससी यूपीएससी में कर दिया क्या आपने? एसएससी यूपीएससी का एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से पास होता है, इन बयानवीरों के पास इससे पास नहीं होता है। क्या पीएसयूज प्राइवेटाइज हो गई अगले 5 साल में तो कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? यूपी पुलिस में कितने रिजल्ट आए हैं? यूपी पुलिस में मुख्यमंत्री महोदय ने बोल दिया कि हम उनकी भर्ती कर लेंगे। मध्य प्रदेश में 10% का कोटा है, वो हजारों पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आसाम पुलिस में आपने कहा कि वहां पर हम उनको रिजर्वेशन दे देंगे। अरे भाई, हम आसाम पुलिस के लिए जिंदगी नहीं देना चाहते हैं। वो युवा वो कहते हैं मैं फौजी बनने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं आसाम पुलिस में जाकर आसाम गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करना चाहता हूं। आप कैसे समझाएंगे उनको? मुझे लगता है सबसे पहले ड्राफ्ट आना चाहिए था, वास्तव में इनकी स्कीम क्या है। लेकिन निकम्मी सरकार है कि ड्राफ्ट तक नहीं लाती है। आपने मनोज काका और आलोक शर्मा दोनों को सुना होगा, इनका सीधा ये कहना है कि ये काम आपका था, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ठीक है आलोक जी अब जवाब ले लें, इन तमाम सवालों का जवाब आप देते, ना कि सेना के तीनों अधिकारी आकर उस पर जवाब दे रहे थे। आप लोगों ने क्लैरिटी नहीं रखी है इस योजना में। शीरिन जी, अगर आप मुझे जो है अनडिस्टर्ब बोलने देने की इच्छा हो तो मुझसे बुलवाएं, क्योंकि लगातार मनोज काका ने जिस तरह से डिस्टर्ब किया और उनको आप नहीं रोक सकी, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से बहस नहीं होती है। अगर मैं दूसरों के बीच में चिल्लाने लगूंगा तो कोई औचित्य नहीं रह जाएगा इस बहस का। पहली बात। दूसरी बात, कृपा करके मुझे बताइए, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस किसका है? सेना का है। निर्णय किसका है? सेना का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा? सेना करेगी ना। ये सेना के लोगों ने ही अग्निवीर योजना रक्षा मंत्री जी ने घोषित की, सेना के लिए घोषित बंद कर दीजिए, आज तीनों सेनाओं के फिर बीच में चिल्लाने लगे। आलोक जी पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी को बंद कर दीजिए। सुनना जरूरी है आलोक शर्मा, सुनना जरूरी है, जवाब लेना बेहद जरूरी है। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, अगर आर्मी डिसीजन लेगी तो आर्मी पाकिस्तान पे कल को युद्ध कर देगी। बोला आलोक शर्मा जी एक सेकंड, आपको रुकना होगा यहाँ पे। आर्मी का डिसीजन है। ये जो मौखिक जो अतिसार करते हैं लोग, इस मौखिक अतिसार से जो वैसे नहीं, आप गलत बयान कर रहे हैं। इनके पास मौखिक सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आर्मी को बताती है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। आलोक शर्मा जी, आपने अपना सवाल पूछा। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा सा आप शब्दों का ख्याल रखिए। लेकिन आलोक शर्मा एक मिनट, वो मर्जी बोल के चले जाते हैं बीजेपी के। एक मिनट, आप लोग एक एक करके बात रखिएगा। पूरा चिरकुट जो है सारे बीजेपी में भर्ती हो गए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज थोड़े से शब्दों का ख्याल रखिए। हिंदुस्तानी मेहमान है, सबका सम्मान करना होगा। आप लोग प्लीज एक दूसरे पर इस तरह से पर्सनल अटैक मत कीजिए, मत कीजिए प्लीज। आर्मी को फ्रंट आलोक शर्मा और प्रेम शुक्ला जी, मैं दोनों से पर्सनल होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लड़के आ गए तो ये आतंकवादी हो गए। आलोक शर्मा जी, मुझे आपका माइक डाउन करना होगा आलोक शर्मा जी, क्योंकि आप जवाब सुनने के लिए आए ही नहीं है। सवाल पूछिए तो जवाब तो सुनिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए, बहुत स्पष्टता से अग्निवीरों के संदर्भ में योजना पहले दिन रक्षा मंत्री जी ने बताई, उसके बाद भी भ्रम फैलाया गया। आज ये बार बार आलोक शर्मा पूछ रहे हैं कि क्या उनको शहीद का दर्जा मिलेगा। मैं इनसे पूछता हूं कि आज इन्होंने सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी क्या? सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्टता से कहा गया कि जिन सैनिकों का बलिदान सीमा पर युद्ध के दौरान होगा उनको सारे वही दर्जे मिलेंगे जो सैनिकों को मिलता है। उनके संदर्भ बहुत स्पष्ट है। लेकिन ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे नहीं, अग्निवीर योजना अग्निपथ पर बात करेंगे नहीं, और दर्जा नहीं है, बेनिफिट है। भ्रम फैलाएंगे। अरे बेनिफिट क्या होती है जी? बेनिफिट जो है और क्या मिलता है सेना को? जो है बलिदानी का दर्जा अलग चीज है, बेनिफिट अलग चीज है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शहीद वालों, शहीद जो होगा 4 साल में, क्या उसको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने आज मिलते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए ना, एक उत्तर नहीं है। हाँ या ना में जवाब दूं? आप हैं इंश्योरेंस से पैसे दिलवा रहे हैं शहीदों को।
आरबी शर्मा जी क्योंकि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। 2 मिनट के लिए आप दोनों रुकिए, कम से कम उनका सम्मान कीजिए। एक मिनट नौटंकी बना रखी है। रुकिए आलोक शर्मा जी, प्रेम शुक्ला जी, दोनों को मैं रोक रही हूँ। आरबी शर्मा जी से मैं पूछ लेती हूँ, वो कुछ कहना चाह रहे थे, उनको सुनिए। लाला रामदेव के ट्रकों में भर के। ठीक है आरबी शर्मा जी, सुचिता की बात करते हो आप। आरबी शर्मा जी, हाँ जी, ऐसा है कि अगर ये इसी प्रकार से बहस करना चाहते हैं और समझना और देखना नहीं चाहते तो मेरे ख्याल में हम कुछ नहीं कह सकते। मनोज काका आप सुनिए ना, 1 मिनट। मनोज काका सुन लीजिए ना, भाषा बोल रहे हैं। 1 मिनट रुकिए। अब आरबी शर्मा जी, देखिए ऐसा है कि 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो जानते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं। ये राजनीतिक जो जानते नहीं हैं और जानने की सिर्फ एक ढोंग रचते हैं। ये सारी आर्गुमेंट जो सामने हो रही है ये बिल्कुल वाहियात हैं। हम आपको ये बताते हैं, मैं सैनिक रहा हूँ 30 वर्ष और 30 वर्ष से रिटायर हुए हैं। मेरे परिवार के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 दामाद, चारों फौजी हैं। इसलिए मैं इस तजुर्बे पे कह रहा हूँ कि ये जो हमारे स्कीम अभी आई है ये पूरे रूप से भारतीय सेना के लिए लाभकर है। और आज जिस प्रकार की सेना की आवश्यकता है उसमें इस प्रकार की सेना में भर्ती होना एक ज़रूरी लक्षण हो गया है। और जहाँ तक इन्होंने प्रश्न उठाए हैं कि इसकी विज्ञप्ति नहीं हुई है और डिक्लेरेशन नहीं हुआ, ये झूठ है। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब तीनों सेनाओं में इसके लिए अपने भर्ती के नियम भी निकाल रहे हैं। कहाँ अवेलेबल है, कौन सी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जरा बता दीजिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। शर्मा साहब आप काफी ज्ञान दे रहे हैं भाजपा की तरफ से, बता दीजिए कहाँ अवेलेबल है, हम भी पढ़ना चाहते हैं। और पेंशन कब छोड़ रहे हैं आप ये बता दीजिए जरा। 30 साल हो गए पेंशन लेते हुए, नया रूल जो लड़का जाएगा उसको पेंशन नहीं आता नहीं है। आलोक शर्मा जी थोड़ा धैर्य के साथ। आलोक शर्मा जी आप अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन देखिए मेरे इस वक्त मंच पर जो मेहमान है आप उनका सम्मान कीजिए। वो सेना में सेवा दे चुके हैं, कम से कम इस बात का ही सम्मान कीजिए। आराम से सवाल पूछिए ना। मैं सवाल पूछूंगा, आराम से पूछिए, लेकिन आप अपना लहजा थोड़ा दुरुस्त कीजिए। ब्रिगेडियर रहे हैं, कम से कम आप इस बात को समझिए। आप सुनने के लिए तैयार हो, आप सुनने के लिए तैयार हैं। आर्मी में रही है, मैंने मेडिकल भी दिया है, तो फिर तो आपको और सम्मान करना चाहिए। आपको सम्मान और करना चाहिए ना। नया लड़का आएगा उसको 4 साल बाद नहीं मिलनी चाहिए। गजब है भाई। इतना धैर्य खो क्यों रहे हैं? आपकी बारी आई, पूरा सुना सबने आपको। दूसरों को तो सुनिए कम से कम। 6 महीने बढ़वानी थी प्लीज आलोक साल की जॉब के बाद। 1 सेकंड आलोक जी, आप प्लीज, मेरे मेहमानों का यहाँ आपको सम्मान करना होगा और बिल्कुल करना होगा, ये बहुत क्लियर है के अनुसार हो रहा है। आरबी शर्मा जी पूरी कीजिए अपनी बात। और ये बिल्कुल होने जा बिल्कुल होने जा रहा है और ऐसा होकर रहेगा। ब्रिगेडियर रहे, बताइए जरा। और ये हाँ आप कारगिल की हाइट अब ज्यादा ऊंची आरबी शर्मा जी, हो गई, 1 सेकंड। अब नई जवान चाहिए। नहीं आरबी शर्मा जी, ये उन युवाओं का भी प्रश्न है, उन युवाओं का भी प्रश्न है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि क्लियरिटी नहीं है इस पूरे मामले पर, कई ऐसे असमंजस की स्थिति है। क्या एक प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार हुए बगैर इस योजना को लाया गया? हाँ नहीं, ड्राफ्ट तैयार, ड्राफ्ट नहीं, इसकी इंस्ट्रक्शंस आउट हो चुकी है और तभी सेना उस पर एक्शन लेती है। ये बिल्कुल सही नहीं है। आउट है, बताइए ना कहाँ अवेलेबल, हम पढ़ना चाहते हैं। हमारे सेना के अधिकारी सरकार आउट इसलिए नहीं करती है कि युवा लोग आप ढूंढिए ना गूगल पे। मेरी पहले बात यहाँ सुनिए कि आपको मैं कहाँ है गूगल पे, जरा बताइए। मैं आपको यहाँ बताने या समझाने को आपने समझना नहीं है, आपने समझना नहीं है, इसलिए मैं आपको जैसे ही ड्राफ्ट आएगा लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। हाँ जरूर हो जाएगा, लोगों को समझाना है, लोगों को समझ ही नहीं। तब तक का इंतजार कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। तो मैम 10 दिन पहले अनाउंस करने का डॉक्टर ने बताया, सब दरवाजे खुले हुए हैं, आप जाइए, सब जगह जाइए। अनाउंस करते और अरे ड्राफ्ट नहीं होगा तो पंडित जी महाराज कहाँ से जाएगा कोई? अरे लेफ्टिनेंट हाथ में नहीं होगा। यही तो आपकी अंजाम, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है सरकार की चालाकियां। यही आपका अंजाम पना दिखाता है। ये लेफ्टिनेंट की भर्ती नहीं है, ये जवानों की भर्ती का मामला है।
ठीक है। और आज सेना ने भी यही सामने आकर कहा। मनोज काका एक जवाब दीजिएगा, आप सरकार से सवाल बार बार पूछ रहे हैं। एक मिनट सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए मनोज काका। अरे रुकिए ना, क्यों इतना पैनिक क्यों करने लगते हैं? मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, सुन तो लीजिए। बहुत साधारण सवाल है मनोज काका, सवाल मेरा है, आपका नहीं है। पहले मेरा सवाल सुनिए आप। कोई नहीं, सवाल ये है मनोज काका कि इस पूरे मामले पर जवाब अगर सेना आकर देती है तो उस पर भी आपको दिक्कत है? जनता पार्टी वाली हाल हो जाएगी। मन में कितनी अवमानना समझा करो। ये जिहादी पार्टी, हिंदी में क्या कहते हैं जानते हो? लुक्खों लंपटों बलात्कारियों की पार्टी। लंपट व्यक्ति, हिंदी पढ़ा करो ये यार। लंपट बलात्कारी जो है, ये बलात्कारियों की जो पार्टी, बलात्कारियों की पार्टी, ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी, आतंकवादियों की पार्टी, ये जिहादियों की पार्टियों से आप क्या बात करेंगे भाई? जिहादियों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अरे भेजो अखिलेश सिंह यादव, पार्टी कह देगी भैया, तू तो आग की बात मत कर यहाँ बैठ के। तेरा संस्कार मत दिखा, गटरों से निकले हुए भाई फौज में गटर संस्कार से निकले लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हम लोग गलिच्छ जो है, गलिच्छ लोगों से कोई अपेक्षा नहीं कर सकती है। ये तो दिखाई देता है वलीउल्लाह से हर साल ढोते हैं। तुम्हारे जैसे माफी वीरों की हमारी विचारधारा नहीं अरे है। तू तो आग पत कर चिरकुट, अब इसको रोक नहीं रही है। तू तो आग कर रहा है, तेरे मेरे के कोई भाषा नहीं जानता। विचारधारा है, ये डॉक्टर लोहिया की विचारधारा है, ये भगत सिंह की विचारधारा है, छाप लोग जो है, शहीदी लोगों की विचारधारा है। आप क्या समझोगे? माफी मांगने वाले लोग, फ्रिंज एलिमेंट, को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप अपनी बात कर रहे हैं। थोड़ा तो भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। मैं दोनों से कह रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी आपसे भी, मनोज काका आपसे भी। हम सेना की बात कर रहे हैं, हम देश जल क्यों रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आप लोग कटाक्ष एक दूसरे पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। यही दिक्कत है आप लोगों की। और अगर इस पूरे मामले पर सवाल उठते हैं सरकार पर भी और विपक्ष पर भी, तो इसीलिए क्योंकि आप लोग बात नहीं करते, मुद्दों से भागने की कोशिश करते हैं। तो हिंसा हो रही है इस एक योजना को लेकर, जिस योजना के तहत सेना का ये कहना है, फौज का ये कहना है कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं। और उस रिफॉर्म के तहत ये बेहद जरूरी था, अग्निपथ योजना के तहत सेना से नए जवानों को जोड़ना, क्योंकि सेना को अब यंग बनाने की योजना है अग्निपथ, और इसी पर राजनीति भी हो रही है। एक बार फिर से चलिए सभी मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपने कहा कि इस पर हम काम कर रहे थे और आज से नहीं, इस पर काफी समय से काम हो रहा है। आपने कहा कि ये तमाम जो बातें हैं वो राजनीति के तहत फैलाई जा रही, तो ये तो आप लोगों का भी फेलियर है कि जो युवा सड़कों पर उतरकर, भले ही वो किसी की बरगलाहट पे ये सब कर रहे हो, आप तो नहीं समझा पा रहे उनको कि ये आपके लिए है, देश के लिए है। जी नहीं, समझने वालों को समझाया जा सकता। जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर आमादा हो, रामपुर में बाकायदा एनएसयूआई के गुंडे पकड़े गए, ये दिखाई देता है कि किस तरह से हताशा के गर्त में गिरे हुए कुछ लोग हिंसा फैलाने पर आमादा है। 17 से 21 आयु वर्ग का कोई बच्चा जो है वहां पर कहीं पर भी किसी भी दंगे फसाद की घटना में शामिल नहीं हुआ, तो इसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत सारे हजारों की संख्या में युवक इस योजना का स्वागत कर रहे हैं और सेना में सेवा का अवसर प्राप्त करने के कारण वो प्रसन्न है। लेकिन जिनको जो है इस देश में अराजकता और हिंसा फैलानी है, ऐसे लोग जो है विरोध करने पर आमादा है। नहीं, लेकिन उन चुनिंदा लोगों को नहीं देखेंगे ना। पूरब से लेकर दक्षिण तक, चाहे यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, चाहे साउथ के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे शहर हैं, हर जगह हो रही है हिंसा। क्या अपेक्षा करते नहीं, जहां भी हिंसा गलत तो कर रहे हैं। आपके घर नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है प्रेम, वो माफी वीरों की विचारधारा है। आप उसी विचारधारा से निकले हो जिस विचारधारा के लोगों ने इस देश में ताबूत घोटाले किए। ताबूतों में घूस खाने वाली भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस देश के सैनिकों का, किसानों का मर्म नहीं समझ सकती है। प्रेम शुक्ला जी, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ऐसे तो आप बिल्कुल, आप सोचिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं यहाँ पर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं, प्लीज ये शब्द नहीं। और मनोज काका, मुझे बताइए, आप एक मिनट, मनोज काका सवाल उठाइए, लेकिन सोल्यूशन के साथ। समाजवादी पार्टी के पास सोल्यूशन क्या है? समाजवादी पार्टी के पास सोल्यूशन क्या है? मनोज काका सवाल उठाइए, सोल्यूशन भी तो दीजिए।
समाजवादी पार्टी के सॉल्यूशन समाजवादी पार्टी के पास सलूशन ये है, समाजवादी पार्टी ने पूरे आतंकवादियों को छोड़ दो, रिहा कर दो। और दुनिया भर में जब आप अध्ययन करेंगी तो पाएंगे कि सेना का कहीं भी निजीकरण नहीं किया गया। अरे सुन तो लो, ये निजीकरण कैसे हुआ? निजीकरण कैसे हुआ? प्रेम शुक्ला सुनिए एक मिनट प्रेम शुक्ला, आपको मैं आपसे पहला सवाल पूछा मैंने, अब मेरा दूसरा सवाल मनोज काका से। एक मिनट, ये निजीकरण कैसे हुआ मनोज काका? नियम सिर्फ मेरे लिए है। मनोज काका, निजीकरण कैसे हुआ? मेरा लगातार बोल देते ये निजीकरण है, ये आप नहीं मान रही। ये जिस व्यक्ति को 4 साल में आप उसके घर भेज देंगी और उसकी तैयारी करने में लोगों के 7-8 साल नौजवानों को लग जाते हैं, 4 साल में आप जिसको भेज देंगी और जिस देश का सैनिकरण होगा। मैं आपसे सजेशन पूछ रही थी मनोज काका, वो आप नहीं दे पाए। अब मैं आलोक शर्मा जी यही सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप पूरे तथ्यों के साथ आए हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात भी रख रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा आप गड़बड़ा जाते हैं। मुझे ये बताइए सोल्यूशन कांग्रेस के पास क्या है सत्याग्रह के अलावा? वो कह रहे हैं कि उन्हें हम दूसरे वर्गों में नौकरी देंगे। ठीक है, एक मिनट मनोज काका, मैं आपका नाम नहीं है आलोक शर्मा, रुक जाइए थोड़ा, एक मिनट आलोक मनोज जी एक मिनट शांत रहिए। क्या कह रहे हैं मनोज जी एक मिनट, मुझे लगता है कि सॉल्यूशन निकलेगा, हर चीज का सॉल्यूशन निकलेगा। किसान बिल का भी सॉल्यूशन निकला ना, वापस हुआ। क्या उसके ऊपर जो कमेटी बनानी थी वो बन गई क्या आज तक? सरकार को सॉल्यूशन निकालना है, सत्ता में वो लोग हैं। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, इन कानून को ड्राफ्ट को मार्केट में लाइए या इसको वापस कर दीजिए, कोई एक काम तो कीजिए ना। लेकिन यहां पर बदतमीजी करना, दूसरे प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देना, आप शब्दों का इस्तेमाल करना और मूल सवाल से भाग जाना। मैंने पूछा रिजर्वेशन कैसे मिलेगी डिफेंस मिनिस्ट्री में 10%? सॉल्यूशन क्या? एसएससी में नहीं। अरे मैम कांग्रेस पावर में नहीं है, आप कांग्रेस पावर में नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, डिफेंस एक्सपर्ट्स की सिर्फ यही भूमिका है कि आप सड़कों पर बैठ के प्रदर्शन कीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी तो आप उसमें सजेशन देंगे ना कोई? मैं भी वही सोल्यूशन पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, अरे कोई बुलाएगा तब तो देंगे मैडम। यहां तो एक आदमी की सरकार चल रही है, डिफेंस वालों को ही नहीं पता है। कुछ शाम को डिफेंस के चाटुकार लोग टीवी पर बैठ के देख रहे हैं, बाकी सब खिलाफ हैं इस योजना के। 10 जनरल को सुन लिया होगा, एक्सपर्ट हैं 10 के 10 ब्रिगेडियर शर्मा, किसी पार्टी से नहीं आलोक शर्मा, आप भूल जाते हैं बार बार। कहेंगे हमारे सेना के सम्मानित अधिकारियों को चाटुकार जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। वो पार्टी से भी आगे ही लोग, विवेकानंद फाउंडेशन के लोग हैं। आलोक शर्मा जी बता दूं कौन कौन कहां एक मिनट आलोक शर्मा जी, एक सेकंड, एक मिनट रुकिए, सुनिए मेरी बात। मत जाइए आप कह रहे हैं ना कि इसको सरकार को छोड़कर सभी लोग, मेरे साथ कल भी कई सैनिक यहाँ पर मौजूद थे, पूर्व सैनिक, और आज भी हैं, आपके मंच पर हैं। आप भूल रहे हैं कि ब्रिगेडियर शर्मा भी इस पैनल में शामिल हैं, वो तमाम बातें आपको बता रहे हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं शिरीन मैम, उसको भी देख लीजिए जरा। टीवी पर वो आते हैं जो बीजेपी के चाटुकार और दरबारी लोग। गलत बात है, ये बहुत गलत बात है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा आपको आप तरीके से बात कीजिए, मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। सेना का सम्मान आप कीजिए, आपको सेना का सम्मान यहाँ पर करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दे सकती। आप सरकार पर सवाल उठाइए, लेकिन सेना पे या किसी पूर्व सैनिक पे नहीं। आप उस इंसान पे सवाल उठा रहे हैं जिसने 30 साल अपनी सेना में दिए। सेना का राजनीतिकरण होगा तो सेना पर आप ब्रिगेडियर शर्मा पे सवाल उठा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए आलोक शर्मा, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उन्हें किसी पार्टी का दलाल कह रहे हैं। आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले आप इस अपने शब्दों को वापस लीजिए। आप लोग आलोक शर्मा, मेजर गोगोई को भूल गए। आलोक शर्मा आप अभी की बात कीजिए। मेजर गोगोई को भूल आप गए। मेरे मेहमानों का अपमान करने आए हैं। हमारा मीडिया, आप सेना का अपमान करने के लिए आए हैं आज। मैं नहीं सुनूंगी आलोक शर्मा, मैं नहीं सुनूंगी। आप पहले आप अपने शब्द वापस लीजिए तो सही। आप मेजर गोगोई को भूल गए। आप ब्रिगेडियर शर्मा पे पहले बात कीजिए मुझसे। और मोदी जी वोट मांग रहे थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमने आर्मी के ऊपर FIR की। हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा? नहीं तो उसके लिए आपको इजाजत मिल जाएगी कि आप इस तरह का अपमान कीजिए। पूछ रहे कौन सी कमेटी डिफेंस आपको इजाजत दी जाएगी? पूछ रहे कौन कौन से मेंबर उसके अंदर डिफेंस कमेटी के अंदर थे? आप लोगों की हिम्मत नहीं है पूछने की फौजियों से आपकी, लेकिन आपकी हिम्मत हो जाती है अपमान करने की। मुझे तो हैरत होती है, आप खुद कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि मेरा परिवार सेना से आता है, बावजूद इसके आप सेना का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए आलोक शर्मा जी इस बात पे। मेरे मेहमान की इज्जत आपको करनी होगी। नहीं करते आप, अगर करते तो आप ये नहीं कहते कि आपके चैनल पर जो मेहमान आए हैं वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको इस बात पे। पूछना चाहता हूं, मैंने 4 सवाल पूछे, एक का जवाब मिला फौजी साहब से।
वो जवाब दे रहे थे, बताइए, एक का वो जवाब जवाब मिला दे हो रहे तो थे, मुझे। लेकिन ड्राफ्ट इसका क्यों नहीं मतलब आया? ये नहीं है आपको कि जवाब आप क्यों उनका नहीं पूछते इंसल्ट करेंगे, आप उनकी इंसल्ट कहाँ नहीं दे रहे करेंगे। थे? इनसे पूछिए ना शर्मा जी से कि बीजेपी से कहें कि ड्राफ्ट आए, नहीं, वो क्यों एग्जैक्टली कहें? बिल क्या है, वो क्यों ड्राफ्ट कहे? क्या है, वो कानून क्या बनाया वो आपने? यहाँ पर किसी अपनी मीडिया बात में रखने हिम्मत के लिए नहीं हो रही है आए। कि सरकार से उनको पूछ ले। दिक्कत नहीं है इससे, पूरा देश जल जरूरी रहा है। नहीं कि अगर कांग्रेस को दिक्कत हो तो उनको भी दिक्कत हो। यहाँ पर वो सवाल तब पूछेंगे जब उनको दिक्कत होगी। अरे भाई, आप ड्राफ्ट आया नहीं, पूरा देश जल रहा है, उनको दिक्कत नहीं, फिर काहे के फौजी हैं वो? फिर बीजेपी के दरबारी बनिए ना, बढ़िया रहेगा। फिर आप गलत बात कर रहे हैं। आप रहने दीजिए आलोक शर्मा जी, आप रहने दीजिए। इसीलिए आप लोगों पर सवाल उठते हैं कि आप लोग सेना को भी राजनीति के तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं और आप यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। ठीक है, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। आप नहीं कर सकते, बस यही शब्द आपको इस्तेमाल करना आता है आलोक शर्मा जी। आपसे जब सवाल पूछा जाए तो आप जब उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, आप किसी सेना के एक सैनिक की इज्जत नहीं कर सकते, तो आप यही करते हैं, तो आप यही करते हैं आलोक शर्मा जी। हम बिल्कुल चलाते हैं, हम बिल्कुल चलाते हैं और आप चिंता ना कीजिए, बिल्कुल आप चिंता भी मत कीजिए और ना ही आप ये तय करेंगे कि चैनल पर क्या चलेगा क्या नहीं। ये तमाम खबरें चलेंगी एबीपी न्यूज पर, मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप देखिएगा, आप देखिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा तय करने में लगे रहते हैं ना आलोक शर्मा, इसीलिए आपको नहीं पता किस चैनल पर क्या चलता है। सिर्फ आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देना। रहने दीजिए आलोक शर्मा, रहने दीजिए। आप सेना की इज्जत नहीं कर सकते ना, आप फिर किसी की इज्जत नहीं कर सकते। और मैं आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकती आलोक शर्मा, मैं अब आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकती कि आप इज्जत करेंगे। आप अगर एबीपी न्यूज देखते ना, आप अगर एबीपी न्यूज देखते हैं, मुझसे सवाल आप पूछते नहीं। हमने चलाया है आलोक शर्मा, आलोक शर्मा चलाया है। आप सिर्फ वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं और आपका जो देखा हुआ वही सच है। मैं इस बात की इजाजत आपको यहाँ नहीं दूंगी आलोक शर्मा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप फोन की स्क्रीन लेके बैठ गए, आप फोन की स्क्रीन लेके बैठ गए। आपसे मैंने कहा कि आप एक जवान की इज्जत कीजिए, आप वो नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कर तो रहे जवानों का। अरे बिल्कुल चलाए आलोक शर्मा जी, आपको इस शो के बाद मैं वो लिंक भेजूंगी। ये कम है क्या? मैं इस शो के बाद आपको वो लिंक भेजूंगी, आप देख लीजिएगा। आपको सेना के जवान की इज्जत करने के लिए कह दिया तो आप अपने बचाव में तरह तरह की चीजें करने लग गए। रहने दीजिए आलोक शर्मा, रहने दीजिए, मैं भेजूंगी ना आपको यही तस्वीर, यही खबर आपको एबीपी न्यूज पर दिखेगी और फिर आप अगले दिन जब आएंगे ना तो आप अपने जवाब के साथ आइएगा। लेकिन फिलहाल तो आपने यह साफ कर दिया कि आप सेना की इज्जत नहीं करेंगे और ना ही मेरे मेहमानों की इज्जत करेंगे। रहने दीजिए, आप पूछ रहे थे रहने दीजिए कि किसने कह दिया है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है आलोक शर्मा जी, आपके इस बिहेवियर की वजह से इस डिस्कशन में हम कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र नहीं कर पाए, क्योंकि आप अपनी जो चीज लेकर आए थे वो आपने यहाँ कही और समय आपने पूरा बर्बाद कर दिया। वक्त इतना ही था, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एनकाउंटर हुआ है कुलगाम इलाके में, जम्मू कश्मीर का कुलगाम एरिया, जहां पर सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। डीएचपोरा इलाके में यह एनकाउंटर जो कि अब भी उस इलाके में जारी है। मारे गए दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, जिनके नाम जाकिर पड्डर और हारिस शरीफ बताए जा रहे हैं। दोनों आतंकी श्रीनगर जिले के रहने वाले थे। तो यह एनकाउंटर जो पिछले कुछ समय से लगातार यहां पर जारी था, कुछ आतंकियों की घेराबंदी की जा रही थी और बड़ी सफलता मिली है। आसिफ कुरैशी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। आसिफ, देखिए, ये जो है कश्मीर घाटी में इस समय 2 मुठभेड़ चल रही हैं, जिसमें से एक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के दमहाल हांजीपोरा में चल रही थी, जिसमें जैश ए मोहम्मद से जुड़े जाकिर और हारिस नाम के 2 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जाकिर कुलगाम का ही रहने वाला था, जबकि शाकिर श्रीनगर का रहने वाला था। अभी भी यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। जबकि दूसरी जो मुठभेड़ है वो बहुत बड़ी मुठभेड़ है, जो इस समय कुपवारा के लोलाब में चल रही है, जहाँ पे शौकत अहमद नाम के एक स्थानीय मिलिटेंट की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर जब सुरक्षा बलों ने लोलाब के जंगलों में ऑपरेशन चलाया तो यहाँ पे छुपे हुए 2 से 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों के साथ सुरक्षा बलों का आमना सामना हो गया, जिसमें अभी तक 2 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि अभी भी 1 मिलिटेंट जिंदा है जिसके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जी आसिफ, क्या अभी भी इस इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका हो सकती है? आपने बताया कि अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए,
कुलगाम वाली मुठभेड़ समाप्त हो गई है। यहाँ पे तलाशी अभियान अभी भी चलाया जा रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई और मिलिटेंट तो नहीं है। लेकिन कुपवाड़ा में अभी मुठभेड़ चल रही है, जहाँ लोलाब के जंगलों में अभी भी एक मिलिटेंट जिंदा है, जिसके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जी तो आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता ये बड़ी जानकारी हमसे शेयर कर रहे हैं कि कुपवाड़ा में भी एक बड़ा एनकाउंटर जो कि अभी भी चल रहा है। 2 पाकिस्तानी कुपवाड़ा में मारे गए हैं, पाकिस्तानी आतंकी। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके से ये बड़ी खबर है, जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस एनकाउंटर को चलाया जा रहा था, 2 से 3 आतंकियों की यहां पर बताया जा रहा था कि घेराबंदी की गई है और जिसके बाद 2 आतंकियों को मार गिराया गया। बड़ी सफलता। शुक्रिया आपका आसिफ फिलहाल इस अपडेट के लिए। आगे आपसे जुड़ेंगे तो और इस पर अपडेट लेंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।